प्रस्तुत है अमृता पांडे जी द्वारा लिखित कहानी बरगद की छाँव। ढलान में उतरने के कारण बार बार ब्रेक लग रहे थे। कार की गति कुछ कम हो गई थी। घुमावदार रास्ते को नापते कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंद मंद पवन बह रही थी। आशा जी ने गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया। वे प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को बिना किसी अवरोध के करीब से महसूस करना चाहती थीं और साथ में हवा के इन नरम झोंकों का एहसास अपने चेहरे पर पाना चाहती थीं। शहर की आबो हवा ऐसी कहाँ। वहाँ पर तो कई बार जाड़ों में 4-4 महीने तक मास्क लगाना आवश्यक था, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ जाता था। हरे भरे जंगलों से ढके पहाड़, उनके बीच में कभी कभी दिखता सूरज का लाल गोला जो अपनी दिन भर की यात्रा पूरी करने के बाद अब विश्राम की ओर बढ़ रहा था। कार के आगे बढ़ने के साथ साथ कभी दिखता कभी ओझल हो जाता देवदार और बांज के ऊंचे नीचे वृक्ष हरियाली की गाथा कहते। उनके बीच में लहराते बुरांश के वृक्ष जिनमें सुर्ख लाल फूल मानो अपने सौंदर्य से खुद ही प्रभावित होकर इतरा रहे हों। आशा जी का मन हुआ कि वे कार से उतरकर कुछ देर इस मनोरम दृश्य का आनंद लें। अरे बेटा, ज़रा गाड़ी रोकना, पैर थक गए हैं बैठे बैठे। थोड़ी देर बाहर की ताज़ी हवा का आनंद लेती हूँ। तू भी इतने लंबे सफ़र में गाड़ी चलाते हुए थक गया होगा। थोड़ा सुस्ता ले और कुछ खा पी ले। जयराम ने थोड़ी सी जगह देखकर गाड़ी किनारे लगा ली। गाय बैल बकरियों के झुंड अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर को वापस लौट रहे थे। उनके साथ में कुछ चरवाहे भी थे जो अपनी स्थानीय भाषा में उन्हें अब घर चलने को आवाज़ दे रहे थे। लगता था कि कुछ जानवर अपने झुंड से बिछड़ गए थे या घास खाने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि घर लौटने का समय हो गया है। चरवाहे एक विशेष तरह की आवाज़ निकालकर उन सबको बुलाने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग दिशाओं से जानवर आकर एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। किसी स्त्री की बिंदी सरीखा सूरज का लाल गोला पहाड़ी पर आकर टिक गया था, मानो सकल जगत से विदा ले रहा हो और कल फिर से आने का वचन दे रहा हो। पक्षी भी अपने अपने नीड़ की ओर जाने को आतुर थे और बड़े ही अनुशासित तरीके से झुंड के झुंड में आसमान में उड़ते दिख रहे थे। इस अद्भुत नज़ारे में आशा जी इस कदर खो गईं कि जहाँ बैठी थी वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके घर की दूरी यहाँ से अभी लगभग 7 किलोमीटर और थी। कुछ ही दूरी पर कार में बैठा जयराम बाहर आ गया। उनके पास आकर बोला, माँ जी, घर नहीं चलना क्या? यहीं बैठी रहेंगी? उनकी आवाज़ सुनकर आशा जी की तंद्रा भंग हुई। अरे जयराम, देखना कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ शहर में ये सब कहाँ नसीब। अच्छा ये बता कि घर पहुँचने में भी कितना समय लगेगा? माँ जी, मुझे लगता है कि मोबाइल नेटवर्क कुछ कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन 7-8 किलोमीटर और चलना है। आधा घंटा मान कर चलिए। लगभग सभी जानवर वहाँ से जा चुके थे। सूरज भी आराम करने पहाड़ी के पीछे कहीं समा चुका था, मगर आसमान में पश्चिम दिशा में अभी भी लालिमा छाई हुई थी। आशा जी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिर इत्मीनान से उठकर बोली, चल जयराम, अब आगे का सफ़र तय करते हैं। वहाँ भी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े थे तो सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जो उनके पास आकर रुक गई। आशा जी के कहने पर जयराम ने भी गाड़ी रोकी। एक नवयुवक बाइक से उतरा और आशा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो आशा जी के रिश्ते का भतीजा लगता था। बेंगलोर की किसी IT कंपनी में जॉब करता था। इधर कुछ दिनों के लिए गांव आया था। बड़ी ही विनम्रता से बोला, गांव में सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको आने में कुछ देर हो गई, इसीलिए पिताजी ने मुझे जाकर देखने को बोला। हाँ बेटा, गाड़ी में बैठे बैठे पैर थक गए थे,
इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर उतर लिया जाए। और बाहर मौसम इतना सुहाना था कि बैठे बैठे ही बहुत समय हो गया, और अगर ये जयराम मुझे नहीं जगाता तो मैं इन सुंदर नज़ारों में ही खो गई थी। इतना कहकर आशा जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा दी। वे लोग आगे बढ़े। गांव की दूरी अब लगभग 2 किलोमीटर रह गई थी। आशा जी ने देखा कि 5-7 लोगों का समूह पैदल उनकी ओर आ रहा है। पास आने पर पता चला कि वे सभी लोग उन्हीं के स्वागत में आ रहे थे। इनमें कुछ बच्चे भी थे जिन्हें आशा जी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इतने वर्षों से छूटा हुआ घर रहने लायक नहीं था, इसलिए वो पहले ही तय हो गया था कि आशा जी गांव पहुंचकर कुछ दिन ग्राम प्रधान के घर में रहेंगी, जो उनकी ही बिरादरी में आते थे। गाड़ी गेट के आगे रुकी। वहाँ पर स्वागत की परंपरागत तैयारियाँ पहले से ही की हुई थीं। कुमाऊनी अंदाज में पिठिया, अक्षत, चंदन और फूलों से सजी हुई आरती की थाली लिए हुए प्रधान जी की पत्नी सुषमा मुस्कुराते हुए वहाँ पर खड़ी थी। आशा जी के उतरते ही सब लोग उनके चरण स्पर्श करने आगे बढ़े। एक समय था जब वे खुद उस गांव की नई नई बहू बनकर गई थीं और सब सयानों के चरण स्पर्श करती थीं। आज इतने सालों बाद वे वहाँ पर कई बच्चों की दादी बन गई थीं। उनकी पिछली पीढ़ी के कई लोग तो इस दुनिया से विदा भी ले चुके थे। इतने वर्षों से इधर आना जाना ही नहीं रहा, तो कई लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। कुछ वर्ष पहले जब गांव में सड़क पहुंचने की कवायद शुरू हुई, तो इसके लिए भी ग्रामीणों की ही ज़मीन अधिग्रहित की गई, जिनमें आशा जी की ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा चला गया। हालांकि मुआवजा अभी तक नहीं मिला था। अगली शाम वह प्रधान जी की पत्नी के साथ अपने खेतों की ओर भ्रमण के लिए निकली। एक पुराने टूटे हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रधान पत्नी ने बताया, ये लोग कई वर्षों से आपकी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। हमने तो कई बार मना भी किया, लेकिन मानते ही नहीं। आपको बताना भी चाहा था, लेकिन इतने लंबे समय से आपसे कोई संपर्क ही नहीं रहा, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई दूसरा माध्यम। अब आप आ गई हैं तो खुद ही इन लोगों से बात कर लेना। हाँ सुषमा, मैं बात कर लूँगी, जल्दी क्या है, अभी तो कुछ समय रुकूंगी यहाँ पर। अरे दीदी, आप समझती नहीं इन लोगों को। पहले छोटा सा टिन का छप्पर डाल लेते हैं, फिर उस ज़मीन को कब्ज़ा कर पक्का मकान बना लेते हैं। सुषमा, इतनी चिंता न कर, मुझे भी क्या करना है इस ज़मीन जायदाद का। राजेश जी चले गए, कुछ समय बाद मैं भी चली जाऊंगी। ये ज़मीन यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। पर दीदी, कोई बता रहा था कि राहुल यहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहता है। बात काटते हुए सुषमा बोली, सुषमा, राहुल के पास कोई कमी नहीं है। वो और उसकी पत्नी अमेरिका में खूब पैसा कमा रहे हैं। दीनू की हालत तो देख, झोपड़ी में कितना खुश है, जैसे कि राजमहल में रहता हो। अगर उसे ये झोपड़ी खाली करने को कह दूं तो सोच कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेकर। खेती से थोड़ी बहुत सब्ज़ी और अनाज उगा लेता है तो क्या बुरा है। वैसे भी कौन जानता है ज़मीन का असली हकदार कौन है। पुराने समय में ज़मीन जायदाद की इतनी कीमत ही नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में होशियारी आ गई। जिसे जहाँ मिल गया उसने अपना कह दिया। इस ज़मीन के असली हकदार भी ये बेसहारा लोग ही हैं। फिर अपने ही गांव के सीधे साधे लोग हैं, कोई गैर तो नहीं। आशा जी बिना रुके यह सब कह गईं। फिर सुषमा के बोलने की कोई वजह ना थी। घूम फिर कर दोनों वापस घर आ गईं। पिछली रात तो सफ़र की थकान के कारण आशा जी खाने के तुरंत बाद सो गई थीं, पर आज रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आशा जी सोचने लगी कि इतने वर्ष हो गए उन्हें गांव का रुख किए हुए। वे तो अपनी ज़मीन के बारे में बहुत अधिक जानती भी नहीं। विवाह के कुछ समय बाद ही पति के साथ शहर चली गई थीं, और फिर कभी कभी ही आना होता था, वो भी जब तक सास ससुर वहाँ रहे। उनके पति राजेश जी अपने माता पिता के इकलौती संतान थे, इसलिए सारी ज़मीन जायदाद पर उनका ही इकलौता अधिकार था। परंतु अपनी नौकरी की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा दीक्षा की वजह से वे गांव का रुख कम ही कर पाए। इसके अलावा हो न हो थोड़ा बहुत लापरवाही भी रही। हमारे घर गांव में सुविधाओं के अभाव ने भी हमारा उनसे मोह भंग करा दिया है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कई गांवों में आज तक बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोग पढ़ाई और रोज़गार के लिए पलायन कर ही जाते हैं। एक बार जो घर से निकल गया उसका वापस आना मुश्किल ही हो जाता है। हाँ, मेहमान के तौर पर कभी कभी उसके दर्शन घर गांव को हो जाते हैं। यही हुआ था आशा जी के पति राजेश जी के साथ भी। बार बार गांव आना संभव नहीं होता था, तो वृद्धावस्था में माता पिता को भी अपने साथ ही शहर में ले गए। और फिर उन दोनों के देहांत के बाद तो गांव जाने का तो मानो कोई मकसद ही नहीं था। आशा जी शुरू से ही बहुत शांत और उदार स्वभाव की मालकिन रही हैं। पति प्रशासनिक अधिकारी थे, अतः विभिन्न शहरों में आशा जी को घूमने का सुअवसर मिलता रहता था। हाँ, विदेश जाने की उनकी बहुत बड़ी चाहत थी। उन्होंने पासपोर्ट भी बनवाए थे। कई बार पति से इस बारे में बात भी की। वे खुद भी आशा जी को विदेश घुमाना चाहते थे, परंतु संयोग ही कुछ ऐसा बना कि जाना संभव नहीं हो पाया। और फिर इधर 2 साल पहले राजेश जी का असामयिक निधन हो गया। आशा जी के 2 बेटे विदेश में और एक बेटी चंडीगढ़ में थी। उनकी बचपन की सहेली नीरू, जो दिल्ली में रहती थी, वो तो कई बार अपने बेटे के पास अमेरिका हो आई थी। जब जाती तो 2, 3 या 6 महीने रुक कर ही आती, और लौटने पर जब फ़ोन पर आशा जी को वहाँ की बातें बताती तो उनका भी मन करता कि वो भी विदेश जाएं और वहाँ की लाइफ स्टाइल को देखें, समझें। एक बार तो उन्होंने नीरू से वीडियो कॉल करके वहाँ की जगह उन्हें दिखाने के लिए भी कहा। भोली और स्वच्छ हृदय वाली आशा जी किसी बच्चे से कम नहीं थीं। पति की मृत्यु के बाद वो थोड़ा गंभीर हो गई थीं। अकेलापन उन्हें खाने लगा था। उन्होंने कई बार बेटों से जिक्र भी किया था कि वे खुद भी उनके पास आकर रहना चाहती हैं, परंतु दोनों ही बेटों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल ही दिया। राजेश जी ने रिटायरमेंट के बाद मुंबई के पास के एक उपनगर में छोटा सा घर खरीदा, जहाँ पर दोनों सानंद रह रहे थे, परंतु इसी बीच ये अनहोनी हो गई। बेटी और दामाद दोनों बहुत मोह रखने वाले थे। इस बीच दामाद 1-2 बार उन्हें लेने के लिए मुंबई भी आ पहुँचे। बेटी को माँ की बहुत फिक्र रहती थी। आशा जी कुछ दिनों के लिए वहाँ जाती, परंतु जल्दी ही लौटने का मन बन जाता, क्योंकि बेटी के सास ससुर भी परिवार में थे। यूँ तो दोनों बहुत भले इंसान थे, पर आशा जी को थोड़ा संकोच होता, जो स्वाभाविक ही था। दिन में लगभग 3 बजे का समय था। आशा जी गांव के ही कुछ बच्चों को लेकर उसी रास्ते पर घूमने निकल गईं जहां से वो कल आई थीं। बच्चे वहां पहुंचकर खेलने लगे और आशा जी दीवार के किनारे बैठ गईं। उन्हें 40-42 साल पुराना समय याद आ गया, जब विवाह के बाद पहली बार डोली में बैठकर यहाँ आई थीं। तब इस पक्की सड़क का नामो निशान नहीं था। कच्ची पगडंडी से होते हुए जाना होता था। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कई बार भटकने का डर भी रहता था। आशा जी तो आगे चलने की होड़ में कई बार रास्ता भटक जाती और चरवाहों के बनाए हुए रास्तों की ओर मुड़ जाती। फिर राजेश जी धीमे से सीटी बजाकर उन्हें पूछते, किधर चली? आशा जी दौड़कर वापस आती और बनावटी गुस्से में उनकी पीठ पर एक धप्पी देकर कहती थीं, पहले नहीं बता सकते थे। फिर दोनों हंसते हुए आगे का रास्ता नापने लगते। आशा जी को इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलने का अनुभव कभी नहीं था, परंतु वे बहुत ही खुशी के साथ चलती थीं, क्योंकि उनके लिए यह एक नया अनुभव था। रास्ते में एक पेड़ से दूसरी में छलांग लगाते बंदर दिखते। उन्हें देखकर आशा जी डर कर राजेश जी से लिपट जाती। वे इधर उधर नज़र दौड़ाते कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, क्योंकि आसपास के गांव के लोग जानवरों को चराने उसी रास्ते से आते और उनके लिए चारा लेकर जाते थे। तब गांव में चीड़ के पेड़ थे। गर्मियों में चीड़ की पत्तियां सूखकर ज़मीन पर गिर जाती थीं और उनमें चलने में भी फिसलन होती थी। कई बार वे उनमें फिसल कर गिर जाती और राजेश जी सहारा देकर उठाते। ऐसी कई बातें थीं जो उनके मन को गुदगुदा रही थीं, मगर राजेश जी के साथ ना होने की बात भी टीस पैदा कर रही थी। अगले दिन सुबह वे
घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर अपने खेतों की ओर गईं, जहाँ अपने विवाह के अवसर पर उन्होंने अपने पति के साथ बरगद का एक पौधा लगाया था, जो अब एक बूढ़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैलाता हुआ मानो कह रहा हो कि आ जाओ मेरे आगोश में समा जाओ। तभी अचानक यादों का एक झोंका न जाने किधर से आया, वो फिर यादों में डूब गईं। कितना बड़ा घर परिवार था उनका, बिल्कुल इस बरगद के पेड़ की तरह। राजेश जी के माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे। फिर कुछ वर्ष बाद खुद उनके 3 बच्चे। परंतु धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते चले गए। किसी ने इस दुनिया से विदा ले ली और कोई इसी दुनिया के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाकर वहाँ व्यस्त हो गया। जीवन का ताना बाना ध्वस्त हो गया था, मगर यह बरगद आज भी वहीं है, उन बुजुर्गों की प्रतिमूर्ति बनकर सभी को छांव और सहारा दे रहा है। आशा जी को इस बात का भी बहुत फख्र था कि पूरा गांव उन्हें आदर देता है और अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मुंबई जैसे महानगरों में इतनी आत्मीयता कहाँ। कहने को तो सामने आमने छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, पर सभी के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद। एक दूसरे के सुख दुख की भनक भी कहाँ लगती है वहाँ। तभी उनके मन में एक विचार ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करवाकर यहीं पर रहने का फ़ैसला कर लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा उनसे गांव की ज़मीन के बारे में जानकारी ले रहा था। उसका इरादा था वहाँ पर रिज़ॉर्ट बनाने का। तब तो आशा जी ने उसे सहमति दे दी थी, परंतु अब उन्होंने अपना मन बदल लिया था। जून का महीना था, अवसर भी उपयुक्त था, अतः उन्होंने बरगद, नीम, पीपल और आंवले के कुछ और वृक्ष लगवाने की योजना बनाई, ताकि गांव की हरियाली बनी रहे और पंछियों को भी बसेरा मिलता रहे। ये गांव पशु पक्षियों को आश्रय देने के लिए ही तो उपयुक्त हैं। कंक्रीट के जंगल तो शहरों में ही अच्छे लगते हैं।